millions of illegal migrants are living in our land. Millions. Is it not a challenge to our sovereignty? Such kind of people will never be wedded to our nationalism. They use our resources of health, education and other facilities. They engage in jobs meant for our people. I expect everyone in the government to take a severe look at this problem. मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम इशू आ गया था सर, उसके लिए मैंने आज आपको एक बार फिर इनवाइट किया है कि आप आइए सर और इस मुद्दे पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सर का एक बयान जो है वो लगातार वायरल भी हो रहा है और एक बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया और कहा कि किस प्रकार से जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो इस देश के लिए चुनौती हैं, हमारे युवाओं के लिए चुनौती हैं, हमारे रोजगार, हमारे संसाधनों का वो इस्तेमाल भी करें और हमारी सिक्योरिटी के लिए आने वाले वक्त में वो बड़ा एक चैलेंज भी है। और हम मणिपुर में देख ही रहे हैं कि सर इलीगल माइग्रेंट जो हैं, जो वहां से आए हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे कुकी हो, म्यांमार के, वो हमारे मणिपुर में आकर क्या कुछ कर रहे हैं। तो पूरे देश में माना जाता है कि लगभग लाखों के हिसाब से रोहिंग्या पहुंच चुके हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज है सर, और क्या वाकई में जिस राह पर अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ले जाना चाह रहे हैं या ले जा चुके हैं, उसी राह पर प्रधानमंत्री मोदी भारत को ले जा सकते हैं इलीगल माइग्रेंट को लेकर? राजेश जी, आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दा अपने प्रोग्राम में रेज किया है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कहीं पर भी जाएं, आज जो हालात है, अगर आप यूएसए का आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये अपनी इलीगल माइग्रेंट्स की पॉलिसी को सामने अब तक लेके आए हैं। भारत ने कभी ये पॉलिसी अभी अपने अनाउंस नहीं करी है, अगर अनाउंस भी की है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जी, अब ये मुद्दा है क्या, इसको इलीगल माइग्रेंट्स एक देश में क्यों आते हैं और हम उनको क्यों आने देते हैं? देखिए, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देश की जो सिक्योरिटी की संस्था है जी, या सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, कोई भी देश के अंदर बाहर से नहीं आ सकता है जब तक आप उसको अलाउ ना करें। बिल्कुल सर। और अगर आप आज इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी ने इसको अलाउ किया अंदर आने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पे ये चीज सीमित नहीं रहती है। अभी जो इलीगल माइग्रेंट्स आपके देश में अंदर आते हैं, आपने रोहिंग्या का इसको जिक्र किया, काफी पॉपुलेशन है इसको रोहिंग्या की भारत में आज। पर अगर आप एक मुहिम अगर चलाएंगे कि इनको वापस भेजते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से काफी परसेंटेज ऐसी है जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। ओके। और ये अपने आप को भारत का नागरिक बुलाते हैं। तो आप किस बेसिस पे लोगों को देश से निकालेंगे? बिकॉज देखिए, ये फॉल्ट लाइंस हमारे देश में अपने अंदर ही, और जब तक हम अपनी फॉल्ट लाइंस को नहीं क्लियर करते हैं, अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं करते हैं। आप कनाडा का एग्जांपल ले लीजिए। मैं आपको एक यूनाइटेड स्टेट्स का मैं आपको एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं। कनाडा का एग्जांपल ले लीजिए। जी, कनाडा में जिस हिसाब से ट्रूडो की लिबरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जिस तरीके से इमिग्रेशन वो देते थे, कोई भी कनाडा में जाके बस सकता था, बिल्कुल सर। प्रॉब्लम ही नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स में तो फिर भी एक प्रोसीजर है, इतना आसान काम नहीं है बसने के लिए। बट कनाडा में तो आपने इमिग्रेंट्स को तो आपने जगह दे दी और आज भुगत रहा है कनाडा उसके ऊपर। और फिर बाद में ट्रूडो ने इस पॉलिसी को रिवर्स किया और फिर अभी जो मुश्किल हो गया इमिग्रेशन लेना कनाडा में। तो मैं मानता हूं कि देखिए, आपके पास रिसोर्सेज उतने ही हैं,
जी, जॉब्स आपके पास उतने ही हैं। और अगर ये इमिग्रेंट्स आपके देश में आ जाते हैं तो ये आपके रिसोर्सेज भी खाते हैं और ये आपके जॉब्स भी लेते हैं। और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी की स्टेटमेंट में दम है। और क्यों दम है? क्योंकि जो चीज राइटफुली आपके सिटीजन्स को मिलनी चाहिए वो इनको मिल रही है, जी, पहली बात। और दूसरी बात, जो देश के प्रति भावना है, एक नेशनलिज्म, एक जज्बा जो बोलते हैं, वो इन लोगों में कभी भी नहीं आ सकता है। बिकॉज ये भारत को अपना देश तो मानते नहीं, बिकॉज ये कहीं और बिल्कुल। से आए हैं। और इनकी जो वजह है यहाँ पे आने की, वो प्योरली इकोनॉमिक है, जी, प्योरली अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए आए हैं। बिकॉज वहां पे ये भूखे मर रहे थे, तो भारत में आ गए, इनको नौकरियां मिल गई इनको। और ये अपने जो आहिस्ता आहिस्ता अपना ओहदा लेके अपने गवर्नमेंट में भी हैं और हर एक क्षेत्र में ये पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, आपने एनआरसी, मणिपुर जी, की बात करी है अभी। अभी मैं यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का इसको मेंशन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे कि कितने साल रहने के बाद हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही फ्रेजाइल रहेगी। और ओके, इसलिए मणिपुर में आप इसको देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, पिछले 3-4 साल में 60,000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट, माइग्रेंट्स आ चुके हैं। ओके, और वो हमारे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, भारत के अंदर आ गए हैं, मणिपुर के अंदर आ गए। अब किस तरीके की इन्फ्लुएंस वो वहां के लोगों को कर रहे हैं, वो हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें आई थिंक हमको अपने वोट बैंक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे दिल्ली में भी मैं देखता हूँ इतने सारे बांग्लादेशी बहुत घूम रहे नोएडा हैं। में बहुत ज़्यादा सर। हाँ, और इनके कैंप्स बने हुए हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहां पे इनके आधार कार्ड है, इनके वोटर्स कार्ड है, और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इनसे वोट लेती हैं। तो आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारे कंट्री का, जो वोट्स के लिए जी, हम अपने देश को दांव पे नहीं लगा सकते राजेश जी। वी हैव टू बी। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, बीच में मैं टोक रहा हूँ आपको, लेकिन हम 2019 में सीएनआरसी लेकर आए थे, जहाँ तक मुझे याद है। कोरोना का वो वक्त भी याद है जिस वक्त सीएनआरसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था। आज माननीय उपराष्ट्रपति बिल्कुल कह रहे हैं और मैं इत्तेफाक उनकी बातों से रखता हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। वो गवर्नमेंट उपराष्ट्रपति हैं, वो आदेश दे सकते हैं भारत की सरकार को कि आप सीए एनआरसी लेकर आए, आप आंकड़े रखिए कि आपने उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया अभी तक। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आप तो सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम में सर्वोच्च पर आप बैठे हुए हैं, तो आपको तो आदेश करना है। देखिए, कोई एक भारत चाइना नहीं है, एक ओके, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में इस तरीके के जो फैसले होते हैं वो सर्व सम्मति के साथ लिए जाते हैं। मींस आपको अपने ऑपोजिशन से भी बात करनी पड़ेगी, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और जो भी आपने नया एक्ट पार्लियामेंट में अगर आप लेके आना चाहते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि उत्तरांचल में सीए लागू हो गया है, जी, अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। तो अगर पूरे देश में लाने की जरूरत है, तो एक आपको लेजिस्लेशन आपको बनाना पड़ेगा, आपको राज्यसभा और लोकसभा से पास करना पड़ेगा, आपको ये उसके ऊपर डिबेट होगा पार्लियामेंट में, आपके ऑपोजिशन पार्टीज भी डिबेट करेंगे। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं आज,
देश के हित के लिए उनको गवर्नमेंट के साथ मजबूती के साथ और एकजुट होके बात करनी चाहिए। अभी टाइम नहीं। देखिए राजेश जी, अभी आपको एक वेकअप कॉल मिला है। जी। मणिपुर में, मिजोरम में आपको वेकअप कॉल मिला है, और अगर आप अभी नहीं जागेंगे, देखिए अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कि कुकी ने डिक्लेयर किया कि वो 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और वो है ना जो इस टाइप की हरकत करेंगे, और वो जी। अपने आप को एक सेपरेट राज्य की तरफ उसको लेके जाएंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक देश में जब आपके पास पूरी ताकत है, गवर्नमेंट के पास फोर्स है, तो सर्टन आपको मजबूती करनी पड़ेगी, अपने आप को एक इसको सख्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपको इसको सामने रखनी पड़ेगी। आपको जी। अपनी फौज, आपकी फौज वहां पे है 29,000 आपके पास नफरी है वहां पे, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आपकी इंडियन आर्मी है। हाउ कैन यू अलाउ सच स्टेटमेंट्स टू बी पास? और जो ये स्टेटमेंट ले रहे हैं, आपने उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज इट इज सेडिशन। ये सेडिशन के चार्जेस में क्वालिफाई होता है। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ कानूनी, बट इतनी जानकारी मुझे है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देश के विरुद्ध निकालता है, तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके उसके बिल्कुल सर। खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना चाहिए। एनएसए है हमारे पास, और वो इसी के लिए है। तो यू आर एब्सोल्युटली सख्ती राइट। सख्ती की जरूरत है, बहुत हाँ, सख्ती की बिकॉज जरूरत वाइस है सर। प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट तो दे दिया, बट वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। वही है। Why don't they take action against these people? So, in a democracy, बहुत सारी चीजें इनको देखनी पड़ेंगी, पर अल्टीमेटली कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे राजेश जी, जो सख्त होंगे, सख्त होंगे, क्योंकि और वो जब लेना तक बहुत ज़रूरी भी है सर, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी का डर किसी को दिखाकर भी तो वोट लिया जाता है। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। बस एक मेरा आखिरी सवाल जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जिस 2 एंड हाफ फ्रंट की बात आप अक्सर किया करते हैं, क्या यही वो हाफ फ्रंट है आने वाले वक़्त में? आज बेशक ये यहाँ पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनका परिवार पल रहा है, लेकिन एक दिन आपके लिए ये लोग चुनौती बनेंगे, चाहे फिर वो म्यांमार से आए हैं, चाहे बांग्लादेश से, चाहे पाकिस्तान से। सर। राजेश जी बिल्कुल आपके लिए चुनौती बनेंगे, बिकॉज ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आए हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं आए। बिल्कुल सर। देश प्रेम इनमें नहीं है, और देश प्रेम की भावना आप में है, मुझ में, हमारे व्यूअर्स में है, पर इन लोगों में ये देश प्रेम की भावना इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि ये जो इनके जो जड़ हैं वो बाहर के हैं, और भारत में नहीं। इनके जो संस्कार, जो जी। और इनकी एजुकेशन और इनका जो भी रहन सहन है, वो भारतीय नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं उनको हमेशा एक ऐसे कटघरे में रखूंगा जिसमें आपको पता नहीं है कि अगर देश के ऊपर चुनौती आती है, तो इस टाइप के लोग उस चुनौती का फायदा उठाएं और देश को नुकसान पहुंचाएं। और इसीलिए हम ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर की बात करते हैं, जी। ये आज जो जानकारी है, और एनआईए का उसमें डोजियर भी है, ये जितने भी हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, और मैं इसको मध्य प्रदेश में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं, केरला में हुए हैं, कर्नाटका में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो पनप रहे हैं, जो भारत का हित नहीं सोच रहे। जी। और वो जब ऐसा मौका आएगा, जब हमारा देश एक बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस की चुनौती में एंगेज हो जाएगा, तो हमको पता नहीं है कि इंटरनली हमारी सिचुएशन
बिगड़ ना जाए। और एग्री सर। जब हमारी अंदर की सिचुएशन बिगड़ेगी तो आप देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो दैट्स वाई एक नया फ्रंट खुल जाएगा। और इसीलिए हम 2.5 फ्रंट की इसको बात करते हैं, बिकॉज अभी टाइम आ गया है इसके ऊपर विचार करने का और इसके ऊपर सीरियस विचार करने का। और सीएए और एनआरसी जैसे जो हमारे बिल्कुल पास सर। मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, अभी टाइम आ गया है इनको इम्प्लीमेंट करने का। कोई भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है राजेश जी। बिल्कुल सर। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे चैलेंजेस क्या है नेशनल सिक्योरिटी के, और उस चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। माननीय उपराष्ट्रपति ने जो बात कही है उस बात में बहुत दम है। लेकिन यही है कि जरूरी है कि नेता नेता जो है हमारे वो वोट बैंक से ऊपर उठकर देश हित को सामने रखें और कुछ कड़े कदम इन घुसपैठियों के खिलाफ उठाएं। लेकिन उम्मीद हम कर सकते हैं और चिंताएं हम जता सकते हैं, करना उनके हाथ में है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद अगेन। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद।